अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज जो हमारा लेक्चर है वो गैसियस एक्सचेंज का चौथा लेक्चर है, सही है। तो आपके लिए लाए हम गैसियस एक्सचेंज 04 और आखिरी लेक्चर है ये हमारे चैप्टर का। क्लास 10 की बायोलॉजी हमने स्टार्ट की है, पहला चैप्टर है उसका, तो ये उसका आखिरी लेक्चर है। इस आखिरी लेक्चर में हम सिर्फ दो ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक रेट ऑफ ब्रीथिंग और एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि भाई रेट ऑफ ब्रीथिंग, सही है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग में जो बातें डिस्कस की गई है आपकी बुक में, उसको मैं ज़रा पॉइंट्स में लिखूँगा, सही है। 5 पॉइंट्स बनाएंगे हम, सही है। तो देखते हैं कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं। तो पहला जो पॉइंट बनाया है उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि पहली जो बात लिखी है उसमें कि भाई रेस्पिरेटरी एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। रेस्पिरेटरी मतलब काफ़ी हद तक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई रेस्पिरेशन, अल्लाह आपका भला करे, सॉरी रेस्पिरेशन बोल रहा हूँ, ब्रीथिंग इज लार्जली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस and is regulated by hypothalamus of the brain. सही है। अच्छा, ये जो हमारे पास इनवॉलेंट्री का लफ्ज आया हुआ है, ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, नहीं सुना तो इसका मतलब ये है कि भाई ये ऐसा काम, इनवॉलेंट्री वो काम होता है जो कि हमारे बस में नहीं होता, हम उसको काबू नहीं कर सकते, सही है। जैसे दिल का धड़कना हमारे काबू में नहीं है, सही है। तो अगर हमारे काबू में होता तो हम अपने दिल का धड़कने को रोक लेते, सही है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हमारे काबू में नहीं, सही है। इसी तरीके से सांस लेना, ब्रीथिंग का अमल करना भी ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लफ्ज लिखा है लार्जली, यानी लार्जली का वर्ड मैंने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि काफ़ी लोग यही सोच रहे होंगे कि हम अपनी सांस रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। मतलब कुछ हद तक ये हमारे बस में है कि हम सांस को रोकें या लेकिन ज़्यादातर हमारे बस में नहीं है, सही है। तो लार्जली ये इनवॉलेंट्री है, बहुत स्मॉल हद तक जो है, बहुत कम हद तक ये हमारे पास वॉलेंट्री प्रोसेस है ब्रीथिंग, सही है। कि थोड़ी देर के लिए, मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए हम अपनी सांस रोकेंगे, लेकिन उसके बाद हम नहीं रोक पाते, सही है। तो लार्जली ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। और दिमाग के कौन सा हिस्सा इसको कंट्रोल कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस, सही है। दिमाग का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस जो इस ब्रीथिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, सही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि भाई जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड्स अपॉन, भाई रेट ऑफ ब्रीथिंग किस चीज पे डिपेंड्स करती है? रेट ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड करती है चेंजेस इन एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन, चेंजेस इन एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस। सही, बाहर के माहौल में कुछ रद्दो बदल हो, चेंजेस आ जाए, या अंदर के माहौल में कुछ चेंजेस आ जाए, तो उसकी वजह से हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो चेंज होता रहता है, सही है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इसको कहते हैं कि सांस लेने की जो रफ्तार है, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सही। अगला पॉइंट हमारा एक्सरसाइज के बारे में, तो हम एक्सरसाइज करते हुए जैसे ही हम एक्सरसाइज करने के बाद रुकते हैं तो हम सांस तेज लेते हैं, मतलब रेट ऑफ ब्रीथिंग उस टाइम ज़्यादा होती है, सही। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि भाई हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सही है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है भाई, अल्लाह आपका भला करे, वो हम इसी पॉइंट में देखेंगे कि भाई इफ अ पर्सन is doing exercise, सही। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो जो कंजम्पशन है ऑक्सीजन की, द कंजम्पशन
of oxygen increases by his muscles. सही है भाई, अल्लाह आपका भला करे। जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारे मसल्स काम आते हैं, सही है। मसल्स कब काम करेंगे? जब मसल्स के पास एनर्जी हो, सही है। अब हम अगर स्लो काम कर रहे हैं तो मसल जो है कम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर वही काम हम ज़्यादा कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं, तो मसल्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगी, सही है। और एनर्जी मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया था, हमें एटीपी की शक्ल में मिलती है, सही। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा हो तो एनर्जी हमें एटीपी की शक्ल में मिलती है। और एटीपी की शक्ल में कहाँ से मिलती है? हमें, अल्लाह आपका भला करे, ग्लूकोज से मिलती है। जब ग्लूकोज हमारे पास जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, जब ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये टूटने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर उसके साथ पानी भी बनाता है, लेकिन साथ साथ एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। और यही एनर्जी हमारे पास, हमारे जिस्म का अगर कोई भी फंक्शन हो रहा हो तो इसमें इस्तेमाल हो रही होती है, सही है। तो अब ज़रा मेरी बात को समझो कि भाई अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे मसल जो है वो जल्दी वर्क कर रहे हैं, सही है। तो वर्क जल्दी कर रहे हैं, इसी वजह से जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन है, यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना, वो भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें भाई एनर्जी चाहिए, सही है। एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, जल्दी काम करें तो एनर्जी भी जल्दी चाहिए, और एनर्जी जल्दी लेने के लिए हमें ऑक्सीजन बार जल्दी अंदर लेना पड़ेगा, सही है। अब जब ऑक्सीजन जल्दी अंदर लेंगे तो उसकी वजह से होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी जल्दी बनेगा, सही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यू टू विच द कंसंट्रेशन of CO2 increases, सही। इसकी वजह से क्या होता है भाई? हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो आपने देखा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा होता है, लेकिन और एनर्जी साथ में मिल रही होती है, सही है। तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे तो उतना जल्दी हमारे पास क्या होगा? उतना ही ज़्यादा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, विच इंक्रीजेज हिज ब्रीथिंग रेट, सही है। ब्रीथिंग रेट या रेट ऑफ ब्रीथिंग बात एक ही है, सही है। तो समझ आया क्या? नहीं, क्या बात हुई क्या भाई? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज यानी कोई काम जल्दी करें, जैसे हम एक जगह मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज में हम दौड़ते भी हैं, तो मान लो अब चलते हुए हम 1 किलोमीटर का रास्ता मान लो 10 मिनट में कवर कर रहे हैं, चलो 20 मिनट में कवर कर रहे हैं, तो लेकिन वही रास्ता अगर हम भागते हुए कवर करें तो हम मिसाल के तौर पर वो 10 मिनट लगे, तो काम क्या हुआ? जल्दी हुआ। जल्दी काम करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? जल्दी चाहिए, और एनर्जी जल्दी चाहिए के लिए ऑक्सीजन भी जल्दी चाहिए, सही है। तो इसी वजह से हम सांस जल्दी ले रहे होते हैं, और ऑक्सीजन जब ज़्यादा आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनेगा, सही। उसी कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाते, सही। फिर हम सांस जल्दी ले रहे होते हैं करके, सही है। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट था। अच्छा, इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि भाई इफ़ द exercise condition, if the exercise condition persist, सही है। यानी अगर एक्सरसाइज कंडीशन को हम जारी रखें, सही है, तो हमारे जो मसल्स के अंदर सेल होते हैं, द मसल सेल starts breakdown
the muscle cell starts break down glucose in absence of glucose molecules, in absence of O2। सही है। अगर हमारी एक्सरसाइज करने की जो कंडीशन है, अगर हम हमारी एक्सरसाइज को जारी रखें ज़्यादा देर तक, सही है, यानी हमारी जितनी कैपेसिटी है भाग दौड़ने की, अगर हम कुछ ज़्यादा ही जज्बात में आ जाए और हम बोलें कि भाई अगर हमारी कैपेसिटी 1 किलोमीटर तक दौड़ने की, हम बोले भाई नहीं हीरो बनने के चक्कर में 2 किलोमीटर दौड़े, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारे मसल सेल हैं वो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के तोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी ऑक्सीजन होता नहीं हमारे पास, लेकिन मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, सही, मसल्स को यानी एनर्जी चाहिए होती है, सही। तो हमारी हीरोगिरी में होता क्या है कि भाई फिर वो मसल सेल जो है वो ग्लूकोज जो है बगैर ऑक्सीजन के तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब बगैर ऑक्सीजन के स्टार्ट करते हैं तोड़ना, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में एक एसिड पैदा होता है जिसको हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड, सही है। ड्यू टू विच lactic acid is formed in muscle, is formed rather than CO2 in muscles, सही है। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बजाय हमारे पास एक एसिड बन रहा होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, सही है। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे पास क्या होता है, विच कॉज पेन एंड क्रैम्प इन मसल्स, सही है। जिसकी वजह से पेन यानी दर्द होता है मसल्स में, और क्रैम्प यानी खिंचावट सी पैदा हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हुए रुकते हैं, जब हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सही है। तो हम जब रुकते हैं तो हमारे मसल्स में क्या होता है, दर्द होता है, खिंचावट होती है, सही है। जैसे अक्सर हम जिम में जाते हैं तो जिम में बोलते भी है कि भाई जो तुम्हारा शुरू के दिन है तो तुम कम करना, लेकिन हम क्या करते हैं, जोश में आके 20 जो चीज़ 20 करनी होती है वो हम 50 करते, 60 तक पहुंचा देते, सही है। वो ज़्यादा वजनी डंबल उठाते, सही है। मतलब अपनी कैपेसिटी से आगे काम कर रहे होते हैं, सही है, जोश चढ़ा होता है। तो उसी वजह से क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के बजाय ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हमारे मसल जो है ग्लूकोज को तोड़ते हैं एनर्जी को लेने के लिए, और उस ग्लूकोज जब टूटता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय क्या बना रहा होता है, लैक्टिक एसिड बना रहा होता है, सही है। और इसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन एंड क्रैम्प पैदा होता है, सही है। पेन यानी दर्द, क्रैम्प यानी खिंचावट, जो मसल्स में खिंचावट पैदा होती है वो इसी वजह से होती है, सही है। अच्छा, इसके बारे में आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। इस ऊपर वाले को मैं ज़रा मिटा रहा हूँ। ये जितने भी पॉइंट में लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लिखते जाइए, साथ साथ नोट करते जाइए, सही। इससे आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बस यही पॉइंट्स काफ़ी हैं, सही है। रेट ऑफ ब्रीथिंग में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे पॉइंट्स बना के लिख देना। अच्छा भाई, अच्छा आखिरी पॉइंट जो इसका है, अब जो लैक्टिक एसिड बनता है जब हम रुकते हैं, एक्सरसाइज को रोक देते हैं, सही है, तो फिर वो लैक्टिक एसिड टूटता है। तो द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड requires additional amount of oxygen सही है। जो हमारे पास जब हम एक्सरसाइज करके रुकते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वाली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जोशीली एक्सरसाइज, वो जब करने के बाद हम रुकते हैं तो हम सांस बहुत तेज़ी से ले रहे होते हैं,
सही है। ले इसलिए लेते हैं, सांस इतनी तेजी से इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लैक्टिक एसिड को तोड़ना होता है जो कि हमारे मसल्स में प्रोड्यूस भी होती है। ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन से टूटता है, सही है, और ऑक्सीजन जो है वो फिर हमें ज़्यादा लेना होता है, सही है। ज़्यादा इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि भाई हमें उस लैक्टिक एसिड को तोड़ना है, सही है, और मतलब आम अमाउंट से ऑक्सीजन ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो आम से जो ज़्यादा वाली है, मतलब मिसाल के तौर पर 5 ऐसी मिसाल लगा लो कि भाई 1 लीटर ऑक्सीजन ले रहे थे, या फिर कोई भी यूनिट लगा लो, उससे जो इजाफी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं वो फिर लैक्टिक एसिड को तोड़ने में इस्तेमाल होते हैं, सही है। और उसी ऑक्सीजन को, उसी अमाउंट को हम नाम देते हैं ऑक्सीजन डेप्थ, कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। सही है। इस पॉइंट को जरा दोबारा समझ लो कि भाई जब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ होता है उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सही है। तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए, सही है, इजाफी जो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, जो नॉर्मल हालत में हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं उससे जो बढ़कर हम लेते हैं किस चीज़ के तोड़ने के लिए, लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए, उस ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ, सही है। अच्छा, ये ऑक्सीजन डेप्थ कैसे हासिल होती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं विच इज ऑब्टेन्ड बाय डीप ब्रीथिंग, सही। गहरे गहरे सांस लेने से हम इस ऑक्सीजन के अमाउंट को पूरा कर पाते हैं, सही है। डीप डीप गहरा गहरा सांस, लंबी लंबी सांस लेने से ये ऑक्सीजन की जो कमी है ये फिर पूरी हो जाती है, सही। तो यहाँ तक हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग का टॉपिक था। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, भाई अल्लाह आपका भला करे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सही है। तो 5 डिसऑर्डर्स हैं, सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, हेडिंग डाल लेते हैं भाई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो भाई पहला जो हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसको नाम है भाई ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, सही है। नाम से ही जाहिर है ब्रोंकाई में ही कुछ गड़बड़ होगी, सही है। और ब्रोंकाई हमारा क्या है, एयर पैसेज है। अच्छा, हम हर डिजीज़ के बारे में 3 बातें डिस्कस करेंगे। एक, उस डिजीज़ में होता क्या है, दूसरा उस डिजीज़ वो डिजीज़ किसकी वजह से होती है, यानी कॉज उसका लिखेंगे। तीसरा, उस डिजीज़ के बारे में सिम्टम्स क्या क्या हैं, निशानियाँ क्या क्या हैं उस डिजीज़ की, वो हम लिखेंगे, सही है। तो आपकी बुक में ये 3 बातें लिखी हुई है, तो इसीलिए यहाँ तक ही लिखेंगे, ना ट्रीटमेंट आगे देखने, ना साइन देखने, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ 3 बातें। पहली बात हम यहाँ लिख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है भाई, द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवे is called bronchitis, सही है भाई। एयर पैसेज वे जो हमारे पास होता है, जो हमने गैसियस एक्सचेंज 02 में बड़े डिटेल में डिस्कस किया है, तो उस एयर पैसेज वे में से किसी भी जगह की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं भाई ये हमारे पास ब्रोंकाइटिस की बीमारी उसको हुई है। इन्फ्लेमेशन का उर्दू में सूजिश भी कहते हैं इसको, ऐसे समझो जैसे भाई चोट लग जाए उस जगह को, सही है। अच्छा भाई, तो जल्दी जल्दी करते हैं, इसका कॉज क्या है, किस वजह से होता है भाई। कॉज इसका ये है कि भाई स्मोकिंग, धुआं हुआ, सिगरेट वगैरह पीने की वजह से, और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज की वजह से होता है, सही है। अच्छा भाई, सिम्टम्स क्या है इसके, तो भैया सिम्टम्स बड़े आसान से है। एक तो इसको कफ खांसी होती रहेगी, सभी जानते भाई जिसको ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कफ तो आम बात है।
अच्छा, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन। सही है, म्यूकस जो है बार बार सिक्रीट करेगा। म्यूकस मैंने बताया भी था आपको, बलगम को कहते हैं हम आम अल्फाज में। सही है, तो ज़्यादा ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करेगा। अच्छा, कफ इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन। शॉर्टनेस इन ब्रेथ, शॉर्टनेस इन ब्रेथ का मतलब है भाई सांस लेने में तकलीफ होती रहेगी, गहरी गहरी सांस लेगा करके लेगा। सही है। अच्छा, शॉर्टनेस इन ब्रेथ एंड लो फीवर, लो फीवर होगा भाई, बुखार भी होगा उसका, ठंडा बुखार होगा उसको, लो फीवर होगा। सही है। अच्छा भाई, ये पहली बीमारी थी हमारी। अब ज़रा दूसरी बीमारी पे आ जाओ, जिसका नाम है भैया एम्फीसीमा, एम्फीसीमा। सही। तो एम्फीसीमा क्या होता है हमारे पास, जल्दी जल्दी देखे भाई। इट इन्वॉल्व्स टू द damage, it involves the damage of walls of alveoli। भाई हमारे पास जो एल्वियोलाई था, जिसको हमने कहा था भाई हमारे लिए हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, तेली की शक्ल का, बड़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की है। तो उस तेली की जो दीवार है, जो उसको जो हम कहते हैं, जो उसकी लेयर है, अगर उसमें हमारे पास डैमेज आ जाए तो हम कहते हैं भाई ये एम्फीसीमा की बीमारी है इसको। अच्छा, इसका कॉज क्या क्या है? तो स्मोकिंग का तो आपको हर जगह दिखेगा कि भाई स्मोकिंग तो सब में होता है। स्मोकिंग, धुआं वगैरह, सिगरेट विगरेट पीने से, और या तो लॉन्ग टर्म exposure, long term exposure to industrial pollutants। भाई ये जो कारखानों में काम कर रहे होते हैं ना, इंडस्ट्रीज वगैरह में, ये बीमारी उनको सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला पोल्यूशन है, या जिसको इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट कहते हैं, तो उसके लिंक में, सही है, उसके असर में अगर ज़्यादा देर रहेंगे हम, ज़्यादा देर से मुराद यही है कि भाई अगर हम वहाँ काम करते हैं तो ज़्यादा देर उसकी असर में रहेंगे, तो उसको फिर ये बीमारी हो सकती है। सही है। अच्छा, सिम्टम्स इसके क्या क्या है भाई? तो सिम्टम्स जो आपकी बुक में लिखा है भाई, पहला लिखा है लेबोरियस ब्रीथिंग, लेबोरियस ब्रीथिंग। सही है, लेबरियस निकला हुआ है लेबर से, लेबर कहते हैं मजदूर को। सही है, और मजदूर क्या काम कर रहा होता है? मेहनत कर रहा होता है। सही है, तो या तो मैं इसको शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग कहूँ, लेबोरियस ब्रीथिंग कहूँ, तो बड़ी मेहनत से सांस लेना, इसको हम दोनों नाम दे सकते हैं, शॉर्टनेस इन ब्रीथ या लेबोरियस ब्रीथिंग। सही है, मेहनत से सांस लेना। अच्छा, कफ, खांसेगा। सही है, फ्लेजम प्रोडक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रा मेन डिफरेंस बताने वाला हूँ फ्लेजम और, अल्लाह आपका भला करे, म्यूकस का। क्योंकि दोनों को हम उर्दू में अगर नाम दे तो दोनों का मतलब बलगम ही निकलता है, लेकिन जो बलगम होता है वो लिक्विड होता है। एक लिक्विड हम जब थूकते हैं तो वो पतला सा होता है, जो हमें महसूस हो रहा होता है कि नाक वाले रास्ते से आ रहा है। तो जो नाक वाले रास्ते से आ रहा होता है जो लिक्विड, वो हमारे पास कहलाता है म्यूकस, पतला होता है वो बिल्कुल। लेकिन एक लिक्विड हमारे पास, अगर आप लोगों ने गौर किया, ग्रीन कलर का होता है और बहुत गाढ़ा होता है, थिक लिक्विड होता है। सही है, जो हमारे गले के रास्ते से आ रहा होता है उसको हम फ्लेज बोलते हैं। सही है, तो दोनों उर्दू में नाम तो सेम है, लेकिन डिफरेंस इन दोनों में मौजूद है। सही, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा। अच्छा, अगली बीमारी देखते हैं। 2 बीमारी हो गई, नोट करते जाइए भाई साथ साथ इसको। तीसरी बीमारी है भाई तीसरी बीमारी है हमारे पास नमूनिया।
ज़्यादातर बच्चों को हुआ रहता है। सही है, जब हम उनका ख्याल नहीं रखते, उनका जब सीना ख़राब होता है तो हम ख्याल नहीं रखते तो वो बीमारी जो है बढ़ के नमूनिया बन जाता है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो होता है कि भाई इन नमूनिया द एल्वुलाई इज इन्फेक्टेड। भाई इसमें भी हमारे पास एल्वुलाई इन्फेक्ट हो जाता है, सो दे filled with fluid और पस। भाई हमारे पास जो नमूनिया की बीमारी है इसमें भी हमारे पास एल्वुलाई ख़राब हो जाता है, लेकिन एल्वुलाई ख़राब होने के साथ साथ इसमें कुछ फ्लूइड जमा होता है। एल्वुलाई होते हैं ना, तेली होती है हमारे पास, तो कुछ ना कुछ फ्लूइड आके इसमें जमा हो जाता है। कोई और फ्लूइड होता है या फिर पस, जिसको हम पीप भी कहते हैं उर्दू में। सही है, तो वो सारी चीज़ें आगे इनमें जमा होती है। सही है, नमूनिया की बीमारी के दौरान। सही है, अच्छा कॉज लिख देते भाई इसका कॉज। तो कॉज इसके बड़े सिंपल है भाई, सम स्पेशल बैक्टीरिया, कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से ये होता है, कुछ फंजाई वगैरह होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास नमूनिया होता है। अच्छा भाई, सिम्टम इसका देख लेते हैं भैया। तो भाई सिम्टम बड़ा सिंपल है इसका भाई, फीवर होता है उस बंदे को जिसको नमूनिया हो, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा, चिल हुआ होगा, चिल मानी सुकून में नहीं, ठंड लगी। सही है, और चेस्ट पेन, चिल एंड कफ। कफ क्या काम है ना, सब में आएगा। खांसता रहेगा वो बंदा, जिसको सीने की बीमारी होगी वो खांसता रहेगा। अच्छा भाई, 3 बीमारियां हो गई हमारे पास। आखिरी, अच्छा आखिरी नहीं सॉरी, चौथी बीमारी जो है वो हमारे पास है एस्थमा। एस्थमा को हम कहते हैं उर्दू में, ये है कि भाई दमे की बीमारी है, ये दमे की बीमारी। अच्छा, इसमें हम देख लेते भाई, ये है भाई हमारे पास एक कंडीशन है, इट इज अ कंडीशन इन विच एयरवेज swell and narrow and may produce the extra mucus। सही है, तो अल्लाह आपका भला करे। ये एक ऐसी बीमारी है, ये भी एयरवे की बीमारी, बिल्कुल सिंपल ब्रोंकाइटिस की तरह, लेकिन ब्रोंकाइटिस से अलग है, इसीलिए अलग नाम दिया हुआ है, नहीं तो एयरवेज की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस नाम भी दे सकते थे। ये एक ऐसी बीमारी है, उसमें एयरवेज की इन्फ्लेमेशन होती है। यहाँ पे एयरवेज जो हमारे पास होते हैं, मिसाल के तौर पर ये वो पाइप है, सही, ये वो पाइप है जो हमारे पास आ रही है। सही है, अच्छा इस पाइप में हुआ क्या है, इस पाइप में होता क्या है, तो ये जो पाइप की जो ये एयरवे है, मान लो ये, इसके साइड पे यहाँ पे होता क्या है कि वो मौजूद होता है, अल्लाह का भला करे, एक लेयर मौजूद होती है, लाइनिंग, जिससे म्यूकस सिक्रीट होता है। सही है, तो जिसको एस्थमा की बीमारी हो ना, तो यहाँ ये जो चीज़ है ना, यहाँ से म्यूकस ज़्यादा एक्सक्रीट होता रहता है। सही है, इस तरीके से ज़्यादा एक्सक्रीट होता रहता है। तो ये जो जगह है ये स्वेल यानी सूज जाती है। सही है, और यहाँ जो रास्ता है ये बिल्कुल नैरो हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। सही है, तो बिल्कुल पतला हो जाने की वजह से जो सांस, जो ऑक्सीजन, जो हवा अंदर आ रही होती है, तो उसका आना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सही है, अच्छा ये एलर्जी है, कहा जाता है भाई
एलर्जी है अस्थमा, इसका असल वजह अभी तक किसी डॉक्टर को पता नहीं चली, किसी भी इंसान को इसकी असल वजह अभी तक पता नहीं चली है। लेकिन कहते ये हैं इसके बारे में, कहते क्या है भाई इसके बारे में कि ये किसी भी चीज़ से बंदे को हो सकता है। ज़्यादातर इन्वायरमेंट, सही है, इन्वायरमेंट के माहौल की वजह से भी हो सकता है और जेनेटिक भी होता है। जैसे मान लो कि किसी के अम्मा अब्बा को एलर्जी है तो उसके बच्चे को भी एलर्जी होनी है, से जीन में रद्दोबदल म्यूटेशन वगैरह होने की वजह से अस्थमा हो जाता है। लेकिन असल वजह अभी तक किसी को नहीं पता चली। से इसके ट्रिगर्स बंदे को पता है कि भाई अस्थमा कब अटैक कर सकता है बंदे को, सही है, लेकिन सबके लिए अलग अलग है, सही है। तो इट इज़ एन एलर्जिक रिस्पॉन्स, ये कोई एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है, सही है, और सबका जो ट्रिगर है वो अलग अलग है, सही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ लिख दूंगा, इट इज़ एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स पोलन, सही है। पोलन छोटे छोटे दाने होते हैं हमारे पास, पौधों के ऊपर मौजूद होते हैं। किसी किसी को उनसे एलर्जी होती है, सही है, किसी किसी को स्मोक से एलर्जी होती है, धुआं से एलर्जी होती है, सही है। तो धुआं उनको धुआं इनहेल करते हैं तो वही सारा काम हो जाता है, म्यूकस सिक्रेट हो जाता है, तो वहाँ पर दमे का अटैक आता है। स्मोक की वजह से भी होता है, डस्ट की वजह से भी होता है, सही है, अल्लाह आपका बोला, फर की वजह से भी होता है, फीदर्स की वजह से भी होता है, सही है। फर कहते हैं खाल को, सही है। ये कोई बंदा ऐसे भी होता है, फीदर पंख को कहते हैं, फर खाल को कहते हैं, कि जो पेट्स एनिमल होते हैं, पालतू जानवर, उनसे भी लोगों को एलर्जी होती है, सही है। तो ये जो जिनको एलर्जी वाली बीमारी होती है ना, इनसे ये पालतू जानवर वगैरह को, इन सबको दूर रखना चाहिए, सही, नहीं तो उसकी वजह से भी दमे का अटैक आ सकता है, सही। फर खाल को कहते हैं फीदर, पंख को पंख यानी विंग्स जो होते हैं उससे, सही है, जो पंख होते हैं फीदर उससे, ये इसकी कॉज है। अच्छा भाई इसका सिम्टम क्या है भाई, तो सिम्टम भी बड़े सिंपल है। कफ, भाई कफ तो हर जगह आएगा। शॉर्टनेस इन ब्रेथ, शॉर्टनेस इन ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ, मेहनत कश सांस, मेहनत वाली सांस, सही है। चेस्ट पेन, सही है, सीने में दर्द हो रहा होगा उसको, से। अच्छा, चेस्ट पेन के अलावा बुखार भी होगा, उसके अलावा आखिरी वाला जो है वीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है बच्चों, हवा का बाहर निकालना मुंह से, सांस जो हम बाहर निकालते हैं उसको हम कहते हैं भाई एक्सपायरेशन, सही है। सांस जो बाहर, सांस अंदर आने का अमल इंस्पायरेशन, पिछले लेक्चर में बड़े डिटेल में डिस्कस किया, और सांस अंदर के आने का अमल को इंस्पायरेशन, सांस के बाहर जाने को एक्सपायरेशन। तो जब एक्सपायरेशन होता है तो व्हीजिंग साउंड, सीटी जैसी बजती है, सही है। तो जो सांस जब बाहर निकाल होता है ना, ऐसे करके सांस आवाज़ भी निकल रही है, सही है, जैसे सीटी बज रही। तो ये था हमारे पास अस्थमा, नोट कर लीजिए इसको भी। अच्छा, जो आखिरी बीमारी है हमारे पास, इसके बाद हम अपने लेक्चर को एंड कर देंगे, वो है भाई हमारे पास लंग कैंसर। सही है, लास्ट बीमारी है हमारे पास लंग कैंसर। भाई कैंसर लफ्ज आजकल बच्चा बच्चा जानता है, यह कैंसर, दिमाग का कैंसर, दिल का कैंसर वगैरह वगैरह का कैंसर। कैंसर असल में होता है क्या है भाई, कैंसर एक बीमारी है। कैंसर इज अ डिजीज इन विच, कैंसर इज अ डिजीज इन विच द cells divide
आउट ऑफ कंट्रोल। भैया हमारे पास जो सेल हमारे पास डिवाइड होते हैं, सही है, 9th क्लास में देखा होगा माइटोसिस मियोसिस, सही है। तो जो सेल हमारे पास डिवाइड होते हैं यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल जो बन रहे होते हैं, तो एक तो कंट्रोल सेल डिवीजन, सही है कि भाई इतने सेल हमें चाहिए तो डिवाइड होके मिल जाते हैं। एक अनकंट्रोल सेल डिवीजन कि भाई दड़ा दड़ा डिवाइड हो रहे हैं और रुक नहीं रहे, उनकी डिवीजन रुक नहीं रही, मतलब हमारी नीड पूरी भी हो गई है, उसके बावजूद भी और भी सेल बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी बीमारी को हम कहते हैं भाई कैंसर, सही। तो जो एक्स्ट्रा सेल्स बन रहे होते हैं, सेल्स के डिवाइड होते से उससे कैसे गोश्त जैसा बन जाता है मांस, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर का नाम भी सुना होगा। अच्छा, अगर यही कैंसर लंग्स में हो रहा हो तो हम इसको कहेंगे भाई ये हमारे पास क्या है, लंग कैंसर। व्हेन कैंसर स्टार्ट्स इन लंग्स इट इज कॉल्ड लंग कैंसर, सही। अगर ये कैंसर हमारे पास कहाँ पे हो रहा हो, लंग्स में हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे भैया लंग कैंसर है हमारे पास। अच्छा भाई, अल्लाह सबको बचाए इन बीमारियों से। बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, जब बीमारी किसी को लग जाए तो उसी को पता होता है कि भाई क्या गुजर रही है उस पर। तो दुआ करो भाई सबको अल्लाह ताला बीमारियों से बचा के रखे। अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या है भाई? टोबैको स्मोकिंग। टोबैको कहाँ पे होता है भाई? तंबाकू, टोबैको, तंबाकू, स्मोकिंग, सिगरेट, सही है। टोबैको स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन, हवा में जो आलूदगी है उसकी वजह से भी लंग कैंसर हो रहा होता है, सही है। तो कोशिश करें कि इससे भी बचें और इससे भी बचें, सही है। अच्छा भाई, सिम्टम्स भी इसके बड़े खतरनाक हैं, सही है। तो सिम्टम्स क्या है भाई? ब्रीथिंग, शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग, कफ विद ब्लड, यानी खांसते हुए जो खून आता है वो भी लंग कैंसर की अलामत है, सही है। खांसते हुए अगर खून भी निकल रहा है वो भी लंग कैंसर की अलामत है। वेट लॉस, वजन कम हो जाता है। बोन एज, सही है। हड्डियों में दर्द, एच ही कहते हैं दर्द को। अच्छा भाई, होर्सनेस भाई, होर्सनेस हमारे पास कहते हैं जो आवाज़ जो बैठ जाती है, सही, गले की जो आवाज़ होती है, जो आवाज़ बैठ जाती है, स्लो बोलना होता है, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आवाज़ बैठ गई है और आवाज़ निकल नहीं रही होती, उसको हम कहते हैं होर्सनेस, सही है। अच्छा, और क्या है भाई? इसका वीकनेस है, कमज़ोर हो जाता है बंदा, फटीग होता रहता है, थकता रहता है, फटीग यानी थकना, और भी बहुत सारी अलामत है, एक्सेट्रा। तो भाई आज ये सारा हमने पढ़ लिया है। रेट ऑफ ब्रीथिंग पढ़ लिया है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ लिया, सही है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो गया है। इसी चैप्टर का एक और लेक्चर बनेगा, लेकिन उसमें सिर्फ हम ये MCQs वगैरह जो बुक के होंगे वो सॉल्व करेंगे, उसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो सॉल्व करेंगे, सही। और उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। दुआ करें कि भाई इनमें से कोई भी बीमारी, सब बीमारियों से अल्लाह ताला सबको बचा करेगा, सही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।